Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Pro Tax अड्डा। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1। देखिए ये जो पूरी हमारी सीरीज होगी इनकम टैक्स में, इसमें लेक्चर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर्स लगेंगे वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे, यानी कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको इस पूरे चैनल के अंदर मिल जाएगी। और हम जो अपने पास फाइनेंस एक्ट लेने वाले हैं वो है 2023, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट में चल रहा है। और हमारा पूरा जो सिलेबस होगा वो सीए इंटर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और जहां पर जरूरत पड़ेगी सीए फाइनल ईयर के टॉपिक्स को उठाने की वहां भी हम लेते हुए चलेंगे। बट बेसिकली हमारा जो प्राइम मोटिव है दैट इज सीए इंटर। लेकिन हाँ दोस्तों, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपने बीकॉम के पर्पस से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब वो इस लेवल की तैयारी करेंगे तो बीकॉम की तैयारी उनके पास हो ही जाएगी। और हम जो अपने पास जो चीज फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये सीए इंटर की बुक, हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। इसके सारे के सारे प्रोविजन और फाइनेंस एक्ट 2023 वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और आप इस जर्नी में एंड तक बने रहना, पूरा इनकम टैक्स आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टैक्स क्या है, इस पूरी जर्नी को बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बस आप मेरा साथ देना और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए चलना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी छोड़ दो इनकम टैक्स वगैरह क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने पास टैक्स से, क्योंकि टैक्स यानी जिसे हम कर बोलते हैं, कभी किसी जमाने में इसको लगान बोला जाता था। तो ये बेसिकली होता क्या है, जिसको हम लगान या टैक्स या कर, पता नहीं कितने इसके नाम है, हम इनको कई नामों से बुलाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा मत सोचो कि टैक्स का कॉन्सेप्ट अभी भारत के अंदर आया है या इससे पहले कभी था ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे समझो कि मुगल साम्राज्य हो गया, राजा महाराजाओं का जो साम्राज्य था, ये कर का कॉन्सेप्ट वहां से चलता हुआ आ रहा है। देखिए क्या हुआ था कि पहले के जमाने में, मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, तो तब राजा महाराजा जब अपनी प्रजा को चलाया करते थे, अपने उस राज्य को चलाया करते थे, तो वो ये कहते थे कि राज्य के वेलफेयर के लिए राजा के पास पैसों की कमी हो जाती थी, क्योंकि राजा इतना थोड़ी कमाता था कि वो पूरी प्रजा को संभाल पाए, तो फाइनेंस की जरूरत तो बिल्कुल पड़ती थी। बट उस वक्त पैसे प्रचलन में चलते नहीं थे, उस वक्त तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। तो उस जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, ये बोलते थे किसानों को, क्योंकि उस टाइम हमारी जो इंडिया है वो 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी। तो उस वक्त ये बोला गया राजा महाराजाओं के द्वारा कि जितने भी लोग भारत के अंदर हैं वो जो भी प्रोड्यूस उगाते हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट उन्हें राजा के यहाँ पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, वो भी हर महीने, या जैसे जैसे फसल के रबी, खरीफ और जायद होती है, तो ये जो फसल होती है, तो जब आप इसकी कटाई करोगे तो इसका एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पोर्शन, सर्टेन किलो या टन्स जो भी है वो आपको राजा के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। राजा के पास बहुत ज्यादा अनाज आ जाएगा, तो जब कभी कहीं गांव में सूखा पड़ेगा या कोई भी त्रासदी आ जाएगी, बीमारी, महामारी या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो इस अनाज को उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। तो ये जो राजा महाराजाओं ने कॉन्सेप्ट चलाया था, तो उस जमाने में इसको कर बोला करते थे। क्या बोलते थे, बोलो, कर बोलते थे। यानी टैक्स कुछ नया नहीं है, बल्कि उसी जमाने के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न तरीके से दिखाने की यहां पर कोशिश की गई है। तो वो जो कर था, जब अंग्रेजों का शासन आया, आप जानते हैं बहुत सारी पीढ़ियां चलती हुई है, मुगलों के बाद फिर हमारे यहाँ पर अंग्रेज लोग आए। जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज यानी जो ब्रिटेन इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया थी, जिसे मतलब इंडिया तो नहीं बोलते ना, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला कि भारत के अंदर एक टैक्स होना चाहिए, जैसे राजा महाराजा लगाते थे। लेकिन उस टाइम तक करेंसी प्रचलन में आ चुकी थी और कुछ बार्टर सिस्टम भी होता था। तो उन्होंने कहा अब जो टैक्स लगेगा वो मनी की फॉर्म में लगेगा, कमोडिटी की फॉर्म में नहीं लगेगा। सन 1860 में, ध्यान से सुनना, सन 1860 में सर विलियम जेम्स के द्वारा भारत में एक टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और वहां से टैक्स की कलेक्शन की गई, ये सोचते और समझते हुए कि हम इस कलेक्शन से जो इंडिया के लोग हैं उनका वेलफेयर करेंगे। इस उद्देश्य से टैक्स के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया, और उसी को आगे बढ़ते 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 ईयर टू ईयर आता गया। और फिर क्या हुआ, ईयर 1922 के अंदर इसके लिए बाकायदा पूरा एक एक्ट बना दिया गया। 1922 के अंदर इसका एक पूरा एक्ट बना दिया गया, लेकिन वो एक्ट अंग्रेजों के जमाने का था, और उसका पूरा प्राइम फोकस होता था कि भारत के लोगों से हम टैक्स की कलेक्शन लेंगे और इसको सीधा पैसे के, हम जो पैसा की कलेक्शन होगी वो सारा पैसा गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्च करेगी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर खर्च करेगी। अंग्रेज लोग उस पैसे को ड्रेन करके ब्रिटेन में लेकर जाएंगे, इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जनता को बताएंगे ये कि हम तुम्हारे वेलफेयर के लिए टैक्स वसूल रहे हैं।
फिर जब अंग्रेज लोग चले गए तो भारतीय कैसे पीछे रह सकते हैं, तो भारतीयों ने भी बोला कि हाँ भाई ये टैक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो पब्लिक है, जो सोसाइटी, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। अब उसके वेलफेयर के लिए जब काम करें तो फंड यानी पैसे की जरूरत होती है, तो ये पैसा हम बड़े बड़े रईसजादों से लेंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम ये वेलफेयर के तौर पे उनको प्रोवाइड करवा देंगे। इससे जो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का और वेल्थ का, वो इक्वल बना रहेगा। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है इनकम टैक्स का, जिसको सरल भाषा में हम आयकर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि जो टैक्स आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं या अगली कई क्लास तक हम पढ़ेंगे, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा कॉन्सेप्ट है, राजा महाराजाओं के टाइम से चलता रहा है, फिर अंग्रेजों ने चलाया और आज हम इसको चला रहे हैं। बात समझ में आई? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इतनी थ्योरी बताने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टैक्स क्या होता है, तो शायद थोड़ा सा आप आंसर मुझे दे पाओ। तो सुनिए, टैक्स एक ऐसी पेमेंट होती है, एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर लगाती है, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर लगाती है और पब्लिक को वो कर, वो टैक्स, वो कंपलसरी पेमेंट पे करना पड़ता है। और जो उसने पेमेंट किया है सरकार इसको अपने पास रखेगी ताकि भविष्य में सोशल वेलफेयर पर इस पैसे को खर्च किया जा सके। ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को ही हम टैक्स बोलते हैं, यानी कर बोलते हैं। और जब ये टैक्स इनकम के ऊपर लगाया जाता है तो इसको हम इनकम टैक्स का नाम देते हैं। तो चलिए अब हम खुद डेफिनेशन बनाना सीखते हैं। बताइए टैक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? हम खुद बनाएं? चलो ठीक है सर, अब आप हमें बताइए। देखिए टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल। जो कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर लगाती है? जनरल पब्लिक के ऊपर लगाती है। क्यों लगाती है? जिससे सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट उन पैसों से सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो अपना कोई रेवेन्यू सोर्स है नहीं। गवर्नमेंट अल्टीमेटली जनता के पैसे को जनता के ऊपर ही तो खर्च करेगी, अमीर ज़्यादा से लेगी और गरीब तबके की दुनिया को दे देगी वो, जिसे इक्वलाइजेशन बना रहे। और इसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। क्या? टैक्स बोले तो कर। बोलो क्लियर है? चलो टैक्स की डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, ठीक है? बना चुके हैं, बस सब नोटिंग करेंगे हम अपने पास, ठीक है? आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करना जरा। अगर मैं यहां पर बोलूं टैक्स क्या होता है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि टैक्स इज अ कंपल्सरी, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट which is imposed। अच्छा ध्यान से सुना सभी लोग, imposed का मतलब होता है लागू करना। हम मतलब इंग्लिश में ना कुछ लॉ के वर्ड्स भी पढ़ेंगे सो दैट आप अपनी आंसर राइटिंग में उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है? तो हमने कहा कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि इम्पोज यानी लागू की जाती है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। अभी मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि भारत सरकार लेती है, बहुत सारी सरकारें जो होती हैं अलग अलग देशों की, वो सब टैक्स लेती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना थोड़ा गलत होगा, गवर्नमेंट बोलना ठीक रहेगा, ठीक है? तो हम बोलेंगे टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टू द जनरल पब्लिक। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक। अच्छा ये बताइए, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम लेकर आती है वो किस पर लागू करती है? आम जनता पे लागू करती है, और देना बहुत जरूरी होता है, सो दैट गवर्नमेंट कैन परफॉर्म, सो दैट गवर्नमेंट कैन परफॉर्म सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। और इससे गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि हमें यहाँ से ताजमहल देखने के लिए जाना है, यानी हमें उत्तर प्रदेश के आगरा में जाना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ सर बिल्कुल चल लेंगे, एक काम करते हैं हम ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमारे पास हमारा पर्सनल व्हीकल है, हम उसमें अपना पर्सनल व्हीकल से जाएंगे और यहाँ से सीधा यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे और सीधा आगरा पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आप उससे पहुँच भी जाएंगे। आप ये सोचिए कि आप रहते दिल्ली में, जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, आप जब उत्तर प्रदेश के आगरा में जाएंगे तो बीच में जितनी सड़कें, पुल, नदी, नाले जो भी पड़ेंगे, क्या उसमें कंस्ट्रक्शन आपने करवाई है? करवाई है? नहीं करवाई ना। लेकिन वो सुविधाएं तो आपको मिल रही है ना, वो प्लेन सड़क, वो हाईवे वगैरह इतना 100 की स्पीड में चला रहे हैं, 120 की स्पीड में चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आई है, ये किसके लिए लेकर आई है? आप सबके लिए, हमारे सबके लिए लेकर आई। मानते हो नहीं मानते हो? अब इस पर जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो ये खर्चा क्या अपनी जेब से करेगी? आंसर इज नो। वो कौन से पैसों से करेगी?
टैक्स के पैसों से करेगी, जिससे सोसाइटी में सोशल वेलफेयर जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। बोलो ये बात समझ आई? तो आई होप आप समझ गए कि टैक्स हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, या गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्यों जरूरी होता है। बिकॉज गवर्नमेंट की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, गवर्नमेंट जनता से पैसा लेकर जनता के वेलफेयर पर ही खर्च करती है। इसीलिए हमने टैक्स की डेफिनेशन जब लिखी तो क्या लिखा कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, किसके ऊपर? जनरल पब्लिक के ऊपर लगाती है, जिससे गवर्नमेंट परफॉर्म कर पाती है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज की। बोलो समझ आ रही बात? अब इन्हीं पैसों से गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आती है, उनको अलग अलग जगहों पर खर्च करती है। बोलो बात मानते नहीं मानते हो? ये सर बिल्कुल मानते हैं। चलिए आई होप आपको टैक्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, बेसिकली अब हम बात करेंगे टैक्स के टाइप्स की, कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि टैक्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब टैक्स के टाइप की बात करते हैं। देखिए टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो कितने होता है, जल्दी बोलो? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी टैक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये लीजिए, ये हमने टैक्स को 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को नाम दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स और एक को नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहां पर ये टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है, ध्यान से सुना मेरी बात को, जिसके भी ऊपर ये टैक्स को लगाया गया है वो अपनी इस लायबिलिटी को आगे किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता। ये बर्डन टैक्स का उसको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, वो आगे फर्दर इसको ट्रांसफर किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। ऐसे टैक्स जहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट, ऐसे टाइप को टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है उसी इंसान को जिसके ऊपर ये लगाया गया है, ये किसी और को इफेक्ट नहीं करेगी। और उसी टैक्स को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस इंसान के ऊपर लगाया जाता है उस इंसान को ही ये टैक्स पे करना पड़ता है, वो अपने इस बर्डन को आगे फर्दर शिफ्ट नहीं कर सकता है। चलो सर एक एग्जांपल और दे दो। चलो ठीक है एग्जांपल दे देते हैं। देखिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। लेट सपोज कि अभी यहाँ पर मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल 1 लाख रुपए। मैं साल का कितना पे कर रहा हूँ? एग्जांपल है 1 लाख रुपए टैक्स का मैं पे कर रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं इनसे जो भी मैं फीस लेता हूँ ना, इस बार इनकी फीस के अंदर जो भी मेरा टैक्स है वो मैं इनकी फीस में ऐड करके इनसे वसूल लूँ। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने 1 लाख रुपए टैक्स पे किए, मैं सोचूंगा मेरे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, उनकी फीस के अंदर अगर मैं हजार रुपए ऐड कर दूं, 100 स्टूडेंट आते हैं, हजार रुपए फीस बढ़ा दूं, तो इनसे मैं अपनी जो कलेक्शन है टैक्स की वो वसूल कर सकता हूं? यस सर बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्या पॉसिबल है? क्या मैं स्टूडेंट को ये इस ग्राउंड पर बोल सकता हूं कि तुम्हारी वैसे फीस 10,000 रुपए लेकिन मैं 11,000 लेता हूं? क्यों? क्योंकि 10 है तुम्हारी फीस है और 1,000 रुपए मेरा टैक्स है जो मैंने पे किया, लेकिन वसूलूंगा तुमसे। क्या आप लोग फीस दोगे ऐसे में? सर हम तो अगर आप टैक्स नहीं भी लेते तो भी नहीं देते। लो भाई कर ली बात आप लोगों ने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे टैक्स के बर्डन को आप लोगों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता हूं किसी भी एंगल से। ऐसे टैक्स को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बोलो समझ रही बात? तो सर आप कहना ये चाहते हो कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उसका इंसिडेंस उसी को बियर करना पड़ता है। ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ते क्या खुद डेफिनेशन बनाते हैं। देखो दोस्तों हमारा यहाँ पर मोटिव यही है कि हम आपको इस तरीके से समझाएं कि हम डेफिनेशन, उसकी थ्योरी वगैरह या आंसर राइटिंग हम खुद से कर पाए। और जिस दिन आप आंसर राइटिंग खुद से करना सीख जाओगे उस दिन आप ये समझना कि वो सब्जेक्ट आपकी ग्रिप में आ चुका है। और हम पूरी टैक्स को इसी तरीके से पढ़ें कि आप थ्योरी भी अपनी बना पाओ। ठीक है, आप बुक से तो पढ़ ही लो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट साथ के साथ अपनी खुद की थ्योरी बना। बिकॉज जो खुद के नोट्स होता है ना वो सबसे ज्यादा काम आते हैं, बिकॉज आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। और हाँ दोस्तों अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए, अभी मैं यहाँ पर जो भी चीजें लिखूंगा इन सबकी PDF फाइल बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, और ये सारे के सारे नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन याद रहे ये सब आपको कहां पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रो टैक्स अड्डा।
इनकेस अगर सर्च करने से टेलीग्राम चैनल पर ये ना मिले तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर जीएसटी के इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं या जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आती है, वो सब हम उस ग्रुप के अंदर डालते रहते हैं। तो आप या आपके फ्रेंड जो भी हैं आप उनको ये ग्रुप बता सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे मेरे हैंड रिटन या बोर्ड वाले सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स आर दोज टाइप ऑफ टैक्स वेयर burden of tax cannot be shifted from one person to another person। हम एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर इस टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। दोस्तों डेफिनेशन बनाते टाइम मेरा एग्जांपल याद रखना कि अगर शिवम सर ने इनकम टैक्स के तौर पे 1 लाख रुपए भारत सरकार को दिए तो शिवम सर उस 1 लाख रुपए को अपने स्टूडेंट की फीस से वसूल नहीं सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिवम सर के ऊपर टैक्स लागू किया और शिवम सर को ने ही उसको पे किया और शिवम सर ही उसको बियर भी करेंगे, कोई और दूसरा व्यक्ति उसको बियर नहीं करेगा, या मैं मेरे टैक्स के बर्डन को उसके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता हूं। और ऐसे ही टैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो आइए जरा ध्यान से देखिए, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टाइप ऑफ टैक्स वेयर बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बोलो कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान पर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बोलो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इट मीन्स, इसका मतलब हुआ इट मीन्स द incidence of tax are borne by the same person। इसका मतलब ये होता है कि ये टैक्स उसी इंसान को देना पड़ता है जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। इट मीन्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर borne by the same person एंड बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बोलो क्लियर हुआ। और ऐसे ही सिस्टम को क्या बोलते हैं, बोलो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सर एग्जांपल भी दे दो। हाँ बिल्कुल एग्जांपल भी देंगे। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास एग्जांपल बनेंगे जैसे इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है। अच्छा, पहले अगर आप मुझसे पढ़ते तो मैं आपको ना वेल्थ टैक्स का भी एग्जांपल देता हूं। फिलहाल अभी मैं लिख देता हूं। कंपनियों को क्या करना पड़ता था, अपनी बैलेंस शीट जो होती थी उसमें जितने भी उनके एसेट्स लायबिलिटी होते थे उसके अमाउंट के ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको हम वेल्थ टैक्स बोलते थे। बट अभी फिलहाल ये वेल्थ टैक्स नहीं लगता, बट फिर भी हम अपने एग्जाम्पल में बोल सकते हैं बिकॉज पहले कभी ये टैक्स लगा करता था, ठीक है। इसके अलावा और कौन से टैक्स होते हैं, लाइक जैसे आपके गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, और आपका कैपिटल गेन टैक्स। तो ऐसे करके कई सारे टैक्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में डालते हैं। बोलो क्लियर हुआ। चलो एक बार एक काम करते हैं ना, जल्दी से सुपर फास्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को जान लेते क्या होता है। ओके सर, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर हम हमारे टैक्स के बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, और जो बर्डन मेरे ऊपर डाला गया है उसका बर्डन मुझको ही बियर करना पड़ेगा, कोई और बियर नहीं करेगा। ऐसे सिस्टम को बोलो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट मींस डायरेक्ट टैक्स आर दोस टाइप ऑफ टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम one person to another person। It means the incidence of tax are borne by the same person are called, बोलो are called income tax। अब डायरेक्ट टैक्स उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बोलो यहां तक डाउट। सर अगर बोलो डाउट हुआ भी तो क्या आप आंसर दे दोगे, अरे बोलो तो पहले तुम, डाउट हो ही नहीं सकता डाउट, ठीक है। आओ इधर, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। सुनिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स, ध्यान से सुना, जस्ट इसका अपोजिट है। अच्छा अपोजिट है, इसका मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है। कर दी ना नालायकी की वाली बात। रुको थोड़ा शांत रहो, इतना एक्साइटेड मत हो। लॉ है, इतनी आसानी से तुम्हारे पास या तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा, थोड़ा समय दो तभी तुम्हारे पास आएगा।
चलिए सुनो, अब यहां पर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर अगर सरकार ने टैक्स मेरे ऊपर लगाया तो मैं मेरे इस बर्डन को आगे फर्दर शिफ्ट कर सकता हूं, यानी कि यहां पर बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसे टैक्स को ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर एक एग्जांपल दे दो तभी हमारे दिमाग में घुसेगी ये चीज। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ठीक है। एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा है कि जस्ट एन एग्जांपल कि ये भाई साहब है हमारे पास, ठीक है, और इन भाई साहब का नाम है मिस्टर अंश। क्या नाम है इसका? मिस्टर अंश। मिस्टर अंश जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है। वो क्या है बताओ? मैन्युफैक्चरर। सर मैन्युफैक्चरर कौन होता है? अरे भाई मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है जो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाने में काम करता है। ऐसे इंसान को मैन्युफैक्चर मतलब ऐसी एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलते हैं जहां पर गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, राइट। चलिए अब होता यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चीज को क्या किया? कन्वर्ट किया। तो उस कन्वर्ट के अंदर तुम्हारा कितना खर्चा आया? हमने कहा सर खर्चा तो देखो अगर हम सच बोले तो हमारा खर्चा तो 100 रुपए का आया और इसमें हम अपना 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड करेंगे, मान लो जस्ट 20 रुपीज, और हम इसे मार्केट में कम से कम 120 रुपए का बेचेंगे। तो भारत सरकार ने कहा भाई देखो 120 का तुम बेचोगे, जब तुमने इस गुड्स को बनाया होगा तो बनाया तो है ना, तो आपने सरकार के रिसोर्सेज का नहीं यूज किया। सरकार के रिसोर्सेज, सर ये कौन सा नया मतलब चीज आ गई? अरे भैया सरकार की इलेक्ट्रिसिटी, सरकार की रोड, सरकार का ट्रांसपोर्टेशन, सरकार की बैंकिंग सर्विसेज, इन सबको यूज करके ही तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हो। ओ हाँ सर बिल्कुल सही कहा। तो सरकार के रिसोर्सेज तुमने यूज किए हैं तब जाके तो तुम्हारा ये माल बना। सोचो अगर बिजली सरकार काट देती तुम कुछ बना पाते? अब आगे सर बात समझ में, ठीक है। तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज करके हमने प्रोडक्ट बनाया और 120 में बन के तैयार। तो सरकार ने कहा भाई देखो और तुमने बनाया हमारी वजह से तो थोड़ी सी छींटे मारो ना मुंह पे, थोड़ी सी छींटे मारो ना। सर खींच के दे दे। अरे भैया खींच के नहीं दे दो, बोलो बोलो पैसा। यस, गवर्नमेंट कहती है मारो। क्या मारो? पैसे, नोट की गड्डी मारो। क्या मारो? नोट की गड्डी मारो। अब यहां पर होता है कि गवर्नमेंट आपसे लेती है एक्साइज ड्यूटी। क्या लेती है? एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लगता है, ठीक है। सरकार ने कहा भैया हम तो एक्साइज ड्यूटी लेंगे वो भी 10% से, यानी 120 के ऊपर 12% लेंगे एक्साइज ड्यूटी। अब आप मार्केट में इसको बेच सकते हो 132 रुपए का। कितने का? 132 रुपीज का। अब मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, यहां पर मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स पे किया वो कितने रुपए का किया? सर यहां पर मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स पे किया, यहां पर जो टैक्स पे किया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो मात्र 12 रुपए का पे किया गया। अच्छा ये बताइए एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? ट्रेडर पे, होलसेलर पे या मैन्युफैक्चरर पे? सर मैन्युफैक्चरर पे, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है तो ऑब्वियस बात है वो किस पे लग रही होगी? मैन्युफैक्चरिंग पे लग रही है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो 12 रुपए अंश ने पे कर दिए, लेकिन ये हुआ अंश ने देखा कि ये अपना माल आगे बेचेगा। सर ये किसको माल बेचेगा? ये माल बेचेगा मिस अंशिका को। किसको बेचेगा? मिस अंशिका को। सर अंशिका के बाल तो लड़के जैसे हैं। अरे लो ना यार, इन्होंने चुटिया बना दी, ठीक है। मिस अंशिका को ये माल बेचेगा। सर आंखें लो, गुस्से में देख रही है, ठीक है। मिस अंशिका को बेचेगा। अब जब ये मिस अंशिका को बेचेगा तो ये कहेगा भाई मेरी कॉस्ट पड़ी 132 रुपए, मैं तुमसे 132 रुपए ही लूंगा। यहां पर ये कौन है सर? मिस अंशिका। ये है होलसेलर, लाला टाइप के नहीं होते मोटे मोटे, वो है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको ये गुड्स पड़े 132 रुपए के, यानी कि हमारे अंश ने अंशिका को सामान कितने का बेचा? 132 रुपए का सामान बेच दिया। जब अंशिका को ये सामान 132 रुपए का बेचेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 132 का जब ये सामान बेचा गया अंशिका को, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर जब इससे 132 रुपए लिए गए तो इस 132 में अंश के ऊपर जो टैक्स 12 रुपए लगा था ये अंश ने वसूला नहीं वसूला? जल्दी बोलो। अंश ने जो 12 रुपए टैक्स दिए थे क्या वो अंश ने अंशिका से ले लिए? नहीं ले लिए। हाँ सर, अगर ये अंश 120 का माल बेचता तो हम बोलते कि हाँ ये पूरा बर्डन इसके ऊपर पड़ा, लेकिन अंश के ऊपर जो बर्डन था इसने अपने बर्डन को आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस 132 रुपए में अंश ने 12 रुपए का एक्साइज ड्यूटी भी रिकवर कर लिया। यानी यहां पर टैक्स लगा तो मैन्युफैक्चर पे था, लेकिन आगे इस बर्डन को इसने शिफ्ट कर दिया ना। चलो और आगे पढ़ते हैं।
जब इसे ये गुड्स 132 रुपए का पड़ा तो इसने कहा भैया मैं भी तो अपना प्रॉफिट लूंगी, 8 रुपए का प्रॉफिट लूंगी, यानी मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचूंगी 140 का। अब 140 छोड़ो, चलो एक काम करते हैं 18 रुपए कर देते हैं, यानी मैं 150 का प्रोडक्ट बेचूंगी, ठीक है। सेलिंग इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 150 रुपए। सरकार ने कहा भाई देखो जब बेचोगे ना तो तुम्हारे पर हम एक्साइज ड्यूटी तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा तो माल बना बनाया, तुम बना बनाया माल बेच रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर हम लेंगे सेल्स टैक्स। क्या लेंगे? सेल्स टैक्स लेंगे। अब जब इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स लगे, जस्ट एन एग्जांपल कि वो 10% है, तो हुआ 15 रुपए। अब ये गुड्स बिकेगा 165 रुपए का। कितने का? 165 का। यहां पर मिस अंशिका के द्वारा कितना टैक्स दिया गया मुझे ये बताओ। सर 15 रुपए दिए गए। कितने रुपए? 15 रुपए। अभी मिस अंशिका की कॉस्ट कितनी होगी? 165। लेकिन मिस अंशिका ने इस सामान को आगे बेचा, इस सामान को आगे बेचा, और ये किसको बेचा? ये बेचा मिस्टर राम को। किसको बेचा? मिस्टर राम को बेचा। मिस्टर राम कौन है? ये हमारे रिटेलर हैं। कौन है बताओ? रिटेलर। रिटेलर को ये सामान बेचा गया 165 रुपए का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अंशिका है इनके ऊपर सरकार ने सेल्स टैक्स कितना लगाया? मिस अंशिका के ऊपर सरकार ने सेल्स टैक्स कितना लगाया? सर 15 रुपए लगाए। किसने पे किए? सर अंशिका ने पे किए। लेकिन अंशिका ने इसको जब आगे फर्दर बेचा तो 165 का बेचा। इसका मतलब अंशिका ने इस मिस्टर राम से ये 15 रुपए वसूल लिए। सर चक्कर अब हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट लगाती किसी पे है और बर्डन किसी और पे चला जाता है। लगाती किसी और पे है, बर्डन किसी और पे चला जाता है। इट मीन्स अब आपका दिमाग खुल चुका है। बिल्कुल, लगाया किसी पे जा रहा है, बर्डन किसी और पे लग रहा है। समझो, बर्डन को शिफ्ट किया जा रहा है, इससे इस पे, इससे इस पे। अब इसने भी कहा कि भैया मैं भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा। हाँ भाई तू भी जोड़ ले, तू क्यों पीछे रहेगा, ठीक है। इसने कहा मैं अपना प्रॉफिट जो है ना वो जोड़ूंगा 35 रुपए। कितना रुपए? 35 रुपए। यानी ये कितने का हो गया? 200 रुपीज का हो गया। सरकार ने कहा भैया अब तुम भी तो आगे बेचोगे, तुमको भी सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 10%। कितने रुपए? 20 रुपए। यानी ये प्रोडक्ट हो गया 220 रुपए का। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि मिस्टर राम जो कि एक रिटेलर है, इनको कितना टैक्स पे करना पड़ा? सर इनको जो है टैक्स पे करना पड़ा कितने रुपए का? सर 20 रुपए का। लेकिन जब ये चीज बेची गई तो इसने फाइनल कंज्यूमर को, लो भाई ये आ गए हमारे कंज्यूमर, फाइनल आ गया हमारे कंज्यूमर। जब कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट बेचा गया तो 220 का बेचा गया। अब आप मुझे बताओ, मिस्टर राम के ऊपर टैक्स लगा था 20 रुपए, मिस्टर राम ने अपनी जेब से पे कर दिया। लेकिन जब इसको आगे फर्दर बेचा तो टैक्स जोड़कर बेचा, तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम ने इससे जब 220 रुपए लिए तो 20 रुपए इसके टैक्स के रिकवर हुए या नहीं हुए? यस सर, टैक्स से रिकवर हुए। इसका मतलब एक ऐसा टैक्स भी है जो लगाया किसी पे जा रहा है और ये लोग अपने अपने बर्डन को आगे फर्दर क्या करते जा रहे हैं? शिफ्ट करते जा रहे हैं। और ऐसे ही टैक्स को बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और फाइनली कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। भैया इसका नाम ही कंज्यूमर, मर मर कष्ट, मर मर मर, तो भैया तुम्हें तो सारा टैक्स देना ही है। यानी इस इंसान ने 220 रुपए का जो सामान खरीदा, इस बेचारे ने 12 भी दिया, 15 भी दिया, 20 भी दिया। इसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको कैसे रिमूव किया जाता है वैट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? अभी जो मुझे समझाना था वो बताओ आप। क्या आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझ आया? यस सर, हमको समझ आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगाया किसी पे गया बट वो बर्डन कहीं और शिफ्ट हो जा रहा है, यानी बर्डन ऑफ शिफ्टिंग कैन बी पॉसिबल। आइए अब हम डेफिनेशन बनाते हैं। हम कहेंगे indirect tax are those type of tax where burden of tax can be shifted, जहां पर हम अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स के बर्डन को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर हम कर सकते हैं। इसका मतलब इट मीन्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर borne by the another person। इसका मतलब कि जो इंसिडेंस है टैक्स का वो किसी और व्यक्ति को बेयर करना पड़ेगा, उसको नहीं बेयर करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये लगाया गया, वो आगे फर्दर क्या कर दे, इसको शिफ्ट कर दे। एग्जांपल, जैसे पहले हमारे यहाँ पर चलता था एक्साइज ड्यूटी,
ये अभी भी चलता है बट कुछ गुड्स के ऊपर। फिर चलता था सर्विस टैक्स भी इसी का एग्जांपल है। फिर हमारे पास चलता था वैल्यू एडिड टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिलहाल अब इन सबको हटा के क्या कर दिया गया है, जीएसटी कर दिया गया। तो ये सब इसके क्या है, एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। तो बताओ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ है क्या? मैं अब फाइनली ऐसा बोल सकता हूँ कि टैक्स एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है जनरल पब्लिक के ऊपर और लोगों को देना पड़ता है और कंपलसरी है। टैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर आप बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बोलो यहां तक कहीं कोई डाउट? पक्का? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। पहले आप इतने पार्ट को आप अच्छे से पहले नोट कर लो, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, आई होप कि अब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे की कड़ी को शुरू करते हैं, ठीक है। चाहे आपने नोट कर लिया स्क्रीनशॉट, वैसे स्क्रीनशॉट अभी रहने देना, मैं अभी और भी लिखवाऊंगा, उसके बाद ले लेना, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं आपको टेक्स्ट अड्डा पे दे ही दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे की कड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, वो ये कि इसमें ना नेचर होते हैं, जैसे हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, तो वैसे ही इसमें जो टैक्स है इसका भी नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स का अलग नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का अलग नेचर होता है। तो सुनिए वो नेचर वाली बात क्या है। देखिए, जैसे डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स ना बड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर आप उन्हें छेड़ोगे या आंखों में आंखें डालोगे तो वो आपके ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देंगे और जरूरत पड़ी तो वो आपको काट भी लेंगे। यानी डॉग बड़े अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव कौन होता है? रिग्रेसिव। आप ऐसे समझिए कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। यहाँ पर जब हम नेचर की बात करते हैं तो ये एक टाइप का रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। रिग्रेसिव नेचर, सर क्या मतलब है रिग्रेसिव का? देखिए, अगर मैं मार्केट में टाइगर क्रंच खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो टाइगर क्रंच फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का, उस पर 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। तो देखो, मेरे जैसा गरीब इंसान भी जब उसको खरीदने के लिए जाएगा ना, तो 2 रुपए का टैक्स उसको भी देना पड़ेगा, यानी 2 रुपए का टैक्स मुझे भी देना पड़ रहा है। वहीं बाजू में मुकेश अंबानी भी उतारे थे अपनी गाड़ी से, उन्होंने भी कहा भाई साहब जरा टाइगर क्रंच देना, जस्ट एन एग्जांपल, टाइगर क्रंच देना। तो जब मुकेश अंबानी लगे तो उनके लिए भी बिस्किट्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पड़ेगी, जिसमें 8 रुपीज मेन कॉस्ट है, 2 रुपए का टैक्स है। यानी अगर मेरे जैसा गरीब इंसान खरीदेगा तो भी सरकार उतना ही टैक्स लेगी जितना एक अमीर इंसान के खरीदने पर लिया जाएगा। यानी ये वो कुत्ता है, ये वो डॉग है जो दोनों को बराबरी काटेगा, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। जबकि ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबों के लिए कम और अमीरों के लिए ज्यादा टैक्स होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव नेचर का टैक्स बोलते हैं। बड़ा रिग्रेसिव होता है, ये गरीबों को भी काटता है, अमीरों को भी काटता है, और वो भी बराबर काटता है, दोनों को बराबर रेट से काटता है। इसीलिए उसको हम रिग्रेसिव नेचर का भी टैक्स बोलते हैं। और सुनिए, इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो इसको पूरा सुपरवाइज करती है, उसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसका नाम है CBIC, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या है बताओ? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। बोलो क्लियर है? अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। सर ये प्रोग्रेसिव नेचर का क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जिसकी इनकम कम होती है ना, उस पर ये कम लगता है, और जिसकी इनकम ज्यादा होती है ना, ये टैक्स उतना ही ज्यादा उसके ऊपर लगता है। मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि अगर एक साल में एक इंसान 2.5 लाख रुपए कमाता है ओल्ड टैक्स रिजिम से, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब वो 2.5 लाख से 5 लाख कमाता है तो उसके ऊपर 5% का रेट लगता है। 5 लाख से ऊपर अगर वो कमाता है बट अप टू ₹10 लाख, तो रेट हो जाता है 20%। और जो इंसान 10 लाख से भी ऊपर कमाता है उसके लिए रेट है 30%। यानी जो कम अमीर है, जो गरीब है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। थोड़ा ज्यादा कमाता है, सरकार ने रेट थोड़ा ज्यादा कर दिया, और ज्यादा कमाते हो रेट और ज्यादा, बहुत ज्यादा कमाते हो रेट बहुत ज्यादा। यानी बड़ा ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर टैक्स को डिफाइन किया गया है। इसीलिए हम डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स बोलते हैं, जो अमीरों को ज्यादा, गरीबों को कम काटता है, या गरीबों को काटता ही नहीं, ऐसे समझ लो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स बोलते हैं। और जो इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका नाम है CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जिस तरह से जब हम स्कूलिंग करते हैं तो जैसे CBSE से करते हैं तो वो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है ना, और भी कई बोर्ड है, वैसे इनका जो बोर्ड है वो क्या है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अब हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
देखिए अब मेरी बात को समझना कि लेट सपोज कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो इट डज नॉट मीन कि मेरे मन में जो भी आएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि कोई भी काम मैं बिना सहमति से, बिना पार्लियामेंट्री डिस्कशन से वो काम मैं कर ही नहीं सकता, चाहे मैं कितनी भी ऊंची पोस्ट पे क्यों ना हो। सर ऐसा क्यों? जब प्रधानमंत्री आप हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो प्रधानों के भी प्रधान हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में सबसे सुप्रीम पावर जो मिली हुई है वो मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान को। संविधान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, संविधान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझिए कि हमारे भारत के संविधान को बनाने में बहुत ही एक लंबा समय लगा है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया, उनके सुपरविजन के अंदर ये सारी चीजें बनाई गई। और हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे सुप्रीम और सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको इफेक्टिव किया गया था 26 जनवरी 1950 के अंदर। आप मेरी बात समझे, जिसमें टोटल 470 आर्टिकल है और हाल फिलहाल में 395 आर्टिकल क्या है इसमें इफेक्टिव है। कितने? 395। और साथ के साथ इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। और इस पूरे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? इतना लंबा समय लगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर भारत का संविधान कोई बात नहीं बोलता तो कोई सरकार आ जाए सत्ता में, वो काम वो कर नहीं सकती। यस बिल्कुल दोस्तों। तो सर इसका मतलब जो आप हमें ये टैक्स पढ़ा रहे हो ये भी भारत के संविधान में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तभी तो ये टैक्स बन रहा है। अरे बस यही तो मैं चाहता था कि आप इस पॉइंट को पकड़ लो। तभी मैं बोल रहा था कि कोई भी सत्ता में बैठा हो, चाहे विपक्ष में चाहे रूलिंग पार्टी में, वो कोई काम अपने आप नहीं कर सकता जब तक उसको ये पावर भारत के संविधान के द्वारा ना दी जाए। बोलो क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो भारत का संविधान है ये आर्किटेक्ट किसने बनाया बताओ? ये बनाएगा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता में। बोलो समझ आए? और इसको इफेक्टिव कब किया गया? विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू हुआ था बताओ? 26 ऑफ जनवरी 1950 से क्या हो गया था? इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? सर इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास है 470 आर्टिकल्स। कितने बताओ? 470 आर्टिकल। लेकिन अभी 395 आर्टिकल्स क्या हैं? वो इफेक्टिव में है। इफेक्टिव का मतलब है जो अभी हाल फिलहाल में एक्टिव चल रहे हैं वो 395 है। अभी कुछ आर्टिकल जो हैं वो लिखे तो हैं बट उनका अभी यूज नहीं किया गया, आप ऐसे समझिए। ठीक है, और इसको बनाने में, इसको ड्राफ्ट करने में कितना समय लगा? इसको समय लगा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। इतना समय लगा था इस पूरे संविधान को बनाने में। आप ऐसे समझिए कि संविधान लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गिना जाता है, सबसे लंबे संविधानों के अंदर इसकी काउंटिंग की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लंबे संविधान। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग आर्टिकल्स में दिए हो, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीजें। वैसे ही हमारे टैक्स को लेकर एक आर्टिकल है जिसका नाम है 265। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला हूं, आर्टिकल नंबर, इसी के अंदर एक हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 265 जो बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक उसके बारे में भारत का संविधान नहीं क्लैरिफाई करेगा तब तक हम कोई टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसी बात लिखी हुई है आर्टिकल 265 के अंदर। कहां पर लिखेगी बताओ? आर्टिकल 265 के अंदर। अब मैं आपको एक और आर्टिकल का जिक्र करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो आर्टिकल है 2 का टेबल आप लोगों को याद है? सर कैसी बात करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 246 की। याद करनी ट्रिक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके अंदर कई सारे शेड्यूल्स हैं। अच्छा मैं एक चीज लिखवाना भूल गया, 470 आर्टिकल है और हमारे पास 12 शेड्यूल है। 12 क्या हमारे पास शेड्यूल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। आर्टिकल नंबर 246 के अंदर एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है। इस 7th शेड्यूल के अंदर ना आपको 3 लिस्ट के बारे में बताया गया। कितनी लिस्ट के बारे में? 3 लिस्ट के बारे में। और वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? लिस्ट नंबर 1, लिस्ट
नंबर 1, ये कहलाती है यूनियन लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? यूनियन लिस्ट। फिर दूसरी लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं लिस्ट नंबर 2, उसका नाम है स्टेट लिस्ट। क्या नाम है बताओ उसका? स्टेट लिस्ट। और तीसरी लिस्ट आती है हमारे पास लिस्ट नंबर 3, उसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? कॉनकरेंट लिस्ट। तो हमारे आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3, 3 लिस्ट दे रखी है। जो लिस्ट नंबर 1 है, जिसको हम यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें ना टोटल पॉइंट्स, मतलब जिसको हम एंट्री बोलते हैं, पॉइंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया कि यूनियन लिस्ट में जो 97 एंट्रीज लिखी गई है, 97 एंट्रीज लिखी गई है, उनसे लॉ बनाने का अधिकार, लॉ कैन बी ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है 97 पॉइंट्स के ऊपर लॉ बनाने का। 97 पॉइंट्स है इसके अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर। उन 97 पॉइंट से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो बंटवारा करके गए थे कि सत्ता में जो आएगा वो कौन कौन से लॉ बनाएगा, कौन कौन से रूल बनाएगा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जिससे कि कोई फर्दर डिस्प्यूट ना हो। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें लिखे हुए मैटर से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। और इस लिस्ट के अंदर 97 एंट्रीज है, 1 2 3 4 करते करते 97 है। और उसी के अंदर जो हमारे पास एक एंट्री है जिसका नाम है एंट्री नंबर 82। क्या बताओ? एंट्री नंबर 82, जिसमें जिक्र दिया गया है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का मतलब, इसका मतलब सर हम ये समझे कि भारत के अंदर जो इनकम टैक्स लगाया जा रहा है वो आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 लिस्ट में से एक लिस्ट जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 82 से इनकम टैक्स लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। मोदी जी जो इस टाइम रूल कर रहे हैं उनको है, बाकी किसी स्टेट को नहीं है। इवन कलेक्शन का भी अधिकार उन्हीं को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। कोई स्टेट उसको कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये अधिकार एक्सक्लूसिवली लिस्ट नंबर 1 की यूनियन लिस्ट से एंट्री नंबर 82 से किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो कल को कोई डिस्प्यूट होने का कोई मसला ही नहीं बनता। बोलो क्लियर हुआ? यहां से हमको ये समझ आया कि जो टैक्स की कलेक्शन है, खासतौर पे इनकम टैक्स की, वो कौन लेने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है। और मैं आपको बता दूं अभी 2024 के डेटा के हिसाब से ऑन एन एवरेज 2 लाख से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स से। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, यानी लिस्ट नंबर 2। देखिए लिस्ट नंबर 2 के अंदर ना टोटल जो एंट्रीज हैं, अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो वो 66 है। 66 एंट्री है जिससे लॉ बनाने का अधिकार, लॉ कैन बी ड्राफ्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो 66 एंट्री में से जो पॉइंट्स लिखे गए उनसे रिलेटेड लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं एंट्री नंबर 46 का, एंट्री नंबर 46 का, इस पे लिखा है टैक्स ऑन अल्कोहल। टैक्स ऑन अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ना, वो एंट्री नंबर 46 के थ्रू कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट दारू के ऊपर टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि अधिकार लिस्ट 2 में किसको दिया है? स्टेट लिस्ट को। सर दारू से ना हमें केजरीवाल की याद आ रही है। यस, बिल्कुल सही कहा। केजरीवाल जो अभी ईडी के पास गए हुए हैं, बेचारे अभी फंसे हुए हैं, तो वो इसी केस में गए कि दारू के घोटाला था कुछ दारू के ऊपर, ठीक है। जब तक वो पुष्टि नहीं हुई तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो दारू घोटाले के केस में वो डाले गए, यानी कहीं ना कहीं कोई टैक्स या रेवेन्यू का कलेक्शन की बात हुई, क्योंकि ईडी जब भी आता है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करता है और ये फाइनेंस से रिलेटेड बातें करता है। तो कहीं ना कहीं ये एंट्री नंबर 46 को ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारा तो टैक्स सीखने का मुद्दा है, बट हाँ हम कोरिलेट जरूर करेंगे। तो एंट्री नंबर 46 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि तुम अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगा सकते हो, तुम ही लगाओगे और तुम ही कलेक्ट भी करोगे। यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी इसके बीच में नहीं आएंगे। और कितनी एंट्रीज हैं टोटल? 66, जबकि सेंट्रल लिस्ट में कितनी थी? 97। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की।
देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर मैं टोटल एंट्रीज की बात करूँ ना तो 47 एंट्रीज हैं इसके अंदर, जिसमें लिखा गया लॉ कैन बी ड्राफ्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएंगी। जैसे एजुकेशन है, आपको बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, मनीष पोखरियाल जो थे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर, वो लेकर आए थे। तो वो जब लेकर आए थे तो उन्होंने राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी साथ में रखा था, बिकॉज जो एजुकेशन का मुद्दा है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो 47 एंट्रीज यानी 47 मुद्दों के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल और स्टेट दोनों को है, दोनों मिलकर लॉ बनाएंगी। क्या हो, बात समझ आई आपको? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसको लॉन्च किया था 26 जनवरी 1950 को। टोटल आर्टिकल 470 है, 395 इफेक्टिव है, 12 शेड्यूल इसके अंदर है। इसको बनाने के अंदर आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे। उसके अंदर आर्टिकल नंबर 265 भी बोलता है कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा मेरी परमिशन के बिना, यानी अगर उसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं हुआ तो कोई टैक्स आप नहीं लगा सकते। फिर आर्टिकल नंबर 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है, कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जिसके अंदर 97 एंट्रीज है। दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट के अंदर 66 एंट्रीज है, तो अधिकार किसको मिला? स्टेट गवर्नमेंट को मिला। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज है, अधिकार किसको मिला? दोनों को मिला। हमारा मुद्दा ये था कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लॉ बनाने का अधिकार है वो किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स का जिक्र किया गया है। तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आती है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और उसको कलेक्ट करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये अधिकार उसको एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 के थ्रू दिया गया। और आर्टिकल 246 किसका है? भारत के संविधान का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अभी आप एक काम करेंगे, जल्दी से स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये लो जल्दी से कर लो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अभी तक का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं अपने पास कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, तो वो अपने आप में अकेला नहीं है। याद रखना कोई भी जब बड़ी चीज होती है ना तो उसके साथ कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, तब जाके एक कंप्लीट एक्ट बनकर तैयार होता है, या तब जाकर एक कंप्लीट लॉ बनकर तैयार होता है। तो अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ दैट इज इनकम टैक्स कंपोनेंट, मतलब इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट होता है। सर एक मिनट, हमें ना बचपन से एक चीज क्लियर करनी थी कि लॉ बड़ा होता है या एक्ट बड़ा होता है। देखो अभी मैं प्राइमा फेसी जब तक नहीं पढ़ा है मैं तब तक आपको समझा देता हूं कि लॉ हमेशा बड़ा होता है और एक्ट उसका एक पार्ट होता है। फिर से बोलो, क्या? लॉ हमेशा बड़ा होता है और एक्ट उसका क्या होता है? एक पार्ट होता है। हम वैसे उल्टा समझते हैं, हमें लगता है एक्ट बड़ा होता है लॉ छोटा, नहीं, लॉ बड़ा होता है और एक्ट हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी देश की पार्लियामेंट है ना वो डिफरेंट रूल्स बनाती है और उन रूल्स के लिए प्रॉपर एक एक्ट बनाती है। ठीक है, एक संविधान मतलब खुद का बना देती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई एक्ट बनाते हैं तो शुरुआत कैसे होती है? जिसमें मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ, जब इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात हुई होगी तो सबसे पहले जितने भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रधानमंत्री के साथ आते जाते रहते हैं, इनके बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इनकी उठ बैठ होती है। तो इनको ना वैसे भी ये IAS ऑफिसर जितने होते हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर वगैरह, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, वैसे भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो इनको कैबिनेट में बुलाया जाता है और कैबिनेट में एक स्पेशल टास्क दिया जाता है कि भैया रूम को बंद कर लो, यही तुम्हारी जॉब है, तुम बैठ के पढ़ाई करो, तुम्हें इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी जाती है जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। वो चेयरपर्सन क्या करता है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाता है उस काम को करने के लिए और वो पूरी एक कमेटी बन जाती है। जो वो पूरी टीम होती है ना उसको क्या नाम देते हैं? कमेटी का नाम देते हैं। और उसका जो एक जैसे क्लास का एक मॉनिटर नहीं होता वैसे उस कमेटी के मॉनिटर को चेयरपर्सन बोलते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जब इनकम टैक्स के लिए हमें रूल्स बनाने थे तो जो कैबिनेट है उन्होंने ये जिम्मेदारी किसी एक पर्टिकुलर चेयरपर्सन को दी होगी। उस चेयरपर्सन ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या जो IRS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उन सबको बुलाया होगा और कहा होगा कि अगले कई महीनों तक, हो सकता है सालों तक, तुमको अलग अलग कंट्रीज के लॉस पढ़ने पड़ेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें निकालनी पड़ेंगी, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको ढालने
छोड़ना पड़ेगा और अपनी कंट्री में कुछ और नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमको ब्लैंक पेपर दिए जाते हैं, मतलब उनको ब्लैंक पेपर दिया जाता है और कहा जाता है लॉज बनाओ, लिखो जो तुम्हें ठीक लगता हो। वो पढ़ाई करते हैं, लॉज बनाते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अच्छे अच्छे लॉज को देखते हैं। जैसे हमारा और जो कनाडा है उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों पाई जाती है, तो कनाडा के स्ट्रक्चर को हम ज्यादा फॉलो कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे हमने अलग अलग देशों के रूल्स को पढ़ा और कुछ अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को बनाया और एक बढ़िया सा हमने ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर दी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। अब जितने भी एक्सपर्ट्स है ना, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, वो ये जो पूरे ड्राफ्ट पेपर होते हैं ना, ड्राफ्ट कॉपी होती है, ये थमा देते हैं किसको, कंप्लीट हो जाने के बाद अपने चेयरपर्सन को। फिर जब देख लेते हैं चेयरपर्सन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा बना लिए गए, फिर चेयरपर्सन इसको लेकर जाता है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में दो हाउस होती है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होती है बताओ, लोकसभा और राज्यसभा। फिर लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके सामने इनकी एक एक कॉपी दे दी जाती है और इनको टाइम दिया जाता है कि इस स्पेशल डेट पे हम इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपसे क्या करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। और आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट को कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा है या कोई चीज ऐड या लेस करना हो, तो प्रॉपर उस पर डिबेट और डिस्कशन चलता है। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा से ये दोनों के दोनों पास हो जाता है तो ये बनता है इनकम टैक्स बिल। सबसे पहले ये क्या थी, इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी। जब ये लोकसभा राज्यसभा में आती है तो ये क्या बन जाती है, इनकम टैक्स बिल बन जाता है। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो इनकम टैक्स बिल बन गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति है, उनसे असेंट ली जाती है। असेंट का मतलब है उनको दिखाया जाता है और कहा जाता है लोकसभा ने और राज्यसभा ने ये बिल पास किया है। एक बार आप भी एक नजर डालो, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट को लेकर दोबारा से डिस्कशन या डिबेट होनी चाहिए तो आप हमें वो बता दीजिए, हम दोबारा से इस पर डिबेट और डिस्कशन करवा लेंगे। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतना ज्यादा नहीं सोचता है, वो सोचता है जब इतने सारे लोगों के बीच से होकर ये लॉ निकला है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है, अपनी असेंट, सिग्नेचर और स्टैंप लगा देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जिस दिन स्टैंप और सिग्नेचर यानी प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, उस दिन वो बन जाता है एक्ट और उस एक्ट के आगे ईयर लिख दिया जाता है जिस साल स्टैंप और सिग्नेचर किया जाता है और फिर वो बन जाता है फाइनल एक्ट। तो कोई भी एक्ट, चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, चाहे मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, चाहे मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करूं, चाहे मैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, चाहे मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करूं, चाहे मैं प्रोविडेंट फंड एक्ट की बात करूं, चाहे मैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की बात करूं, कोई भी एक्ट की अगर मैं बात करता हूं, सारे के सारे एक्ट की बुनियाद यही होती है। फिर से बता दूं क्या होती है, सबसे पहले ड्राफ्ट कॉपी कमिटीज के द्वारा बनाई जाती है, फिर उसको लोकसभा राज्यसभा के पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास करा के उसको बिल बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लेकर उसको एक्ट बनाया जाता है। तो कोई भी एक्ट इस तरीके से बनाया जाता है। बोलो क्लियर है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट है, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कंपोनेंट है। हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। सबसे पहला इनकम टैक्स लॉ में क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है और दूसरा आता है इनकम टैक्स रूल। दोनों पैरेलली साथ के साथ चलाया जाता है। एक्ट हमें बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, और रूल बताता है हाउ टू डू, उस काम को कैसे करना है। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने चलते फिरते किसी भी इंसान को मार दिया उसकी टपली पे, ठीक है, मार दिया, ये काम गलत है, एक्ट में लिखा है। इस तरह चलते फिरते किसी भी इंसान को बेवजह मारना गलत चीज है, ये एक्ट बोलता है। लेकिन अगर मैंने मार दिया तो अब मेरे साथ क्या क्या प्रोसीडिंग्स होगी, कितनी जेल होगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब मुझे रूल बताएगा, ठीक है। तो एक्ट बताता है व्हाट टू डू और रूल बताता है हाउ टू डू, ठीक है। एक्ट क्या बताता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और रूल क्या बताता है, हाउ टू डू। तो सबसे पहले हमने बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए एक्ट पूरी एक बुकलेट होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है, ठीक है। इस बुकलेट में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल होता है। धारा 370 हट चुकी है, उसका क्लॉज नंबर ए हट चुका है, इसीलिए कश्मीर और लद्दाख के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिना दिक्कत के। पहले ये काम नहीं हो सकता था। तो जब से धारा 370 खत्म हुई तब से जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो हमारे देश का प्योरली पार्ट माना जाता है। पहले भी था बट पहले स्पेशल कैटेगरी दी जाती है, अभी ऐसा नहीं, नॉर्मल राज्यों की तरह, यूनियन टेरिटरीज की तरह उसको कब्जा दिया गया है। तो हम बोलेंगे हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरे भारतवर्ष पर लागू किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये कब आया फोर्स में, कब ये एप्लीकेबल हुआ पब्लिक के लिए, 1 अप्रैल 1962 में ये पब्लिक के लिए डोमेन में डाल दिया गया। पब्लिक डोमेन मतलब है पब्लिक के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर 1 से लेकर
298 सेक्शंस होते हैं। जैसे हम जनरली जब पैराग्राफ और पॉइंट्स की बात करते हैं एक्ट के अंदर, उन्हीं को हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। हर सेक्शन अपने एक अलग कहानी को बयां करता हो, कोई कोरिलेट हो सकते हैं बट बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होते। तो हर सेक्शन अपनी एक अलग कहानी बताता है। इनकम टैक्स एक्ट में टोटल सेक्शन बताओ कितने, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। 298, कितने बोलो, 298 सेक्शंस होते हैं। एंड शेड्यूल कितने होते हैं इसमें, 1 से लेकर 14, 14th शेड्यूल इसमें दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें कहां दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट में क्या है। इनकम टैक्स एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। और इसके अंदर 298 सेक्शन है और 14 इसके अंदर क्या है, शेड्यूल्स है। और हर सेक्शन और सब सेक्शन क्लॉज, सब क्लॉज इसके अंदर होते हैं जो काफी डिफरेंट कहानी को बयां करते हैं। आओ मैं आपको एक रीडिंग करना सिखाता हूँ। देखो अगर कभी भी इस तरीके से लिखा हो ना, लाइक सेक्शन नंबर 10, मान लो सेक्शन 10 लिखा हो, वैसे एग्जाम्पशन का सेक्शन होता है। अगर ब्रैकेट में कोई नंबर दे रखा है तो ये होता है सब सेक्शन, और अगर रोमन नंबर में दे रखा है तो ये होता है आपका क्लॉज, या फिर अल्फाबेट्स में होता है तो भी उसे हम क्लॉज बोलते हैं। यानी अगर मुझे इसको रीड करना तो मैं कैसे रीड करूंगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 क्लॉज 9। समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 क्लॉज 9, यानी ये हमारा मेन सेक्शन है, ये उसका सब सेक्शन है और ये उसका क्या है, क्लॉज है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ना एक ऐसी प्रैक्टिस भी रखते हैं, जैसे वो ऐसे बोलते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 7, तो कोई गलत नहीं है, आप सब सेक्शन को क्लॉज भी बोल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर और करके लिखा हुआ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स लोग ना सब सेक्शन ना बोल के उसे क्लॉज बोलते हैं, लेकिन जब इस टाइप से तीन तीन चीजें आ जाती है तब वो सब सेक्शन और क्लॉज वर्ड यूज करते हैं, और अगर सिंगल चीज होती है तो उसी को हम क्लॉज बोल देते हैं, ऐसा भी होता है। यानी आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 क्लॉज 9, इसको आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 भी पढ़ सकते हैं, इसको आप सेक्शन 10 क्लॉज 7 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, तीन होती तो क्लॉज बन जाता तीसरा वाला। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से रीड किया जाता है। ये सारे के सारे सेक्शन बताओ आपको कहां दे रखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखे हैं। बोलो क्लियर हुआ, यस सर, बिल्कुल हमको ये बात क्लियर हो गई है। अब एक्ट बताते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब हम आते हैं इनकम टैक्स रूल 1962 पर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 क्या बताता है, हाउ टू डू, हाउ टू डू, रूल बताते हैं हाउ टू डू। अच्छा, ये कौन बताएगा कि काम कैसे करना है, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैंने आपको बताया था, वो कौन है, हमारी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की हमारी क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो सीबीडीटी क्या होता है, टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ये सब कहाँ लिखे जाते हैं, रूल्स में लिखे जाते हैं। वही लिखा हुआ है, द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ, मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को संभालने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके हाथ में, बोलो जल्दी, सीबीडीटी के हाथों में। सेकंड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द सीबीडीटी फ्रेम रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि समय बदलते समय के अनुसार इनको अपने रूल्स में भी बदलाव लाने पड़ते हैं, जिससे इनकम टैक्स एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से और सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये सीबीडीटी सारे काम करती है रूल्स में अमेंडमेंट्स वगैरह करके। तो फिर से सुनिए, एक्ट बताता है व्हाट टू डू, रूल सीबीडीटी डिफाइन करती है दैट हाउ टू डू अ सर्टेन वर्क, राइट। चलिए, तीसरा होता है हमारा लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अच्छा, क्या होता है ना कि देखो, लॉ और एक्ट बनाने वाले इंसान ही होते हैं, लॉ मेकर भी तो एक इंसान होता है, कोई एआई मशीन तो है नहीं जो अपने आप बना देगी। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं बताओ, क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर क्या होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ? अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बताओ ये मैंने क्या लिखा, बताइए क्या लिखा मैंने ये। सर आपने लिखा रोको मत जाने दो, रोको मत, मैंने कॉमा लगा दिया, रोको मत, रोको मत जाने दो, है ना। और अगर मैं इस कॉमा को हटा के यहां लिख दूं, क्या बनेगा मीनिंग इसका, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मीनिंग बदल गया ना एक कॉमा से। अब मैं आपको बोलूं लॉ मेकर ने कॉमा ही नहीं लगाया, ये लो भैया कॉमा ही नहीं लगाया, सीधा लिखा है रोको मत जाने दो। कुछ लॉ मेकर्स अपनी इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं रोको मत जाने दो, कुछ लॉ मेकर अपनी इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं रोको मत जाने दो। तो ऐसे में तो केस बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो कॉमन लगाना भूल गया, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऐसे केस कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। फिर जो हाई कोर्ट होती है ना, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे अपेक्स कोर्ट होती है,
तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देती है उस केस में जहां पर लॉ और एक्ट बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है वो जजमेंट भी एक्ट और रूल की ही तरह काम करती है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो तो इसमें डिफाइन नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है, तो उसको कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली देखता है और जो कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है वो लॉ और एक्ट में लिख दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये सुनवाई और ये कार्रवाई की गई थी। भविष्य में भारत में कभी भी ऐसा कोई केस बनेगा तो एक्ट और रूल में तो लिखा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो कोर्ट केस में जो डिसाइड किया गया वही हम बाकी सभी केसेस के अंदर भी उसको एप्लीकेबल करवा देंगे। तो जो कोर्ट केस के जो डिसीजंस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ का ही पार्ट होते हैं। तो बताइए इनकम टैक्स लॉ के कितने पार्ट हुए? एक तो हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक हो गया इनकम टैक्स रूल 1962 और एक हो गया लीगल डिसीजन बाय द कोर्ट। ये तीन चीज हो गई हमारी क्या क्या बोलो, इनकम टैक्स लॉ के पार्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट। अभी फाइनेंस एक्ट क्या होता है? अब आप मुझे दिमाग से सोच कर बताओ कि जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था तो तब से लेकर आज 2024-25 के अंदर या 25-26 के अंदर क्या चेंजेस आए या नहीं आए? सर बताओ, उस टाइम तो भारत कहाँ था, आज भारत कहाँ पहुंच गया है? तो सर चेंजेस तो बहुत सारे हैं, तो क्या बदलते मौसम के अनुसार मुझे अपने आप को अमेंड या चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब या तो मैं पूरा एक्ट बदलने बैठ जाऊं हर साल, तो भैया एक्ट को बदलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज पहले आपको पूरे एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं, ड्राफ्ट कॉपी तैयार होती है, बिल जाता है लोकसभा राज्यसभा में, फिर वो एक्ट बनता है, जब असेंट मिल जाती है, एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें टाइम, मनी, एनर्जी तीनों चीजें जाती है। अगर हर साल हम बार बार करें तो दिक्कत आ जाएगी। तो जो एक्ट बना हुआ है ना, हम उस एक्ट में जो भी चीजें चेंज करनी है उन पन्नों को फाड़ देते हैं और जो नए पन्ने हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल। यानी हर साल हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है कि आने वाले साल के अंदर हमें इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, और जो भी चेंजेस लेकर आने हैं वो आते हैं फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो हम पूरा इनकम टैक्स बदलने नहीं बैठ जाते, उसमें जो जो चीज़ हमें चेंज करनी होती है हम उनके लिए फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल लेकर आते हैं। और ये बिल भारत में कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर इशू करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोलो क्लियर है? और हर साल आता है, इसीलिए नहीं कहते कि इनकम टैक्स में हर साल चेंज आता है थोड़ा थोड़ा, तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट किसके थ्रू आती है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती है। तो जो फाइनेंस एक्ट है ना, वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ का ही क्या है, एक पार्ट है। इनकम टैक्स लॉ का ही क्या बोलो, एक पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंस एक्ट की। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है? सर फाइनेंस एक्ट हर साल लाना जरूरी? अरे हाँ भाई, बदलते मौसम के अनुसार चीजें बदलनी पड़ती हैं। 2022 के अंदर क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, 2023 के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी चार्ज करने लगा, इनकम टैक्स भी लगाया गया। क्यों? क्योंकि बदलते मौसम के अनुसार कई सारी इनकम्स आती हैं और जाती हैं, तो टैक्स भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। जब आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो बदलते मौसम के अनुसार, तो क्या लॉ चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। किसके थ्रू होगा? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगा। तो वही लिखा हुआ है कि एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट्री बजट सेशन। जो पार्लियामेंट का बजटरी सेशन होता है, 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है, उसके अंदर फाइनेंस एक्ट को लाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? अमेंडमेंट्स होती है मेड एवरी ईयर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अमेंडमेंट्स होती है, वो सारी की सारी अमेंडमेंट किसके थ्रू लाई जाती है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाई जाती है। तो हमें पूरा एक्ट नहीं बदलना, हमें जो जो चीज बदलना है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू या फाइनेंस बिल के थ्रू उसमें हम चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। बोलो क्लियर है? हर साल रेट वगैरह चेंज होता है। तो देखिए फाइनेंस एक्ट में ना शेड्यूल नंबर 1, क्या बोलो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपके 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो फाइनेंस एक्ट के, सुनिए प्लीज, फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में कितने पार्ट है? बोलो 4 पार्ट। बोलो 4 पार्ट, बोलो 4, बोलो 4, बोलो 4, बोलो 4 पार्ट है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट नंबर 1 क्या बोलता है? स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आने वाले साल के अंदर इनकम टैक्स में कौन कौन से रेट होंगे, किस किस दर के ऊपर इनकम टैक्स में इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो जो रेट्स होते हैं वो सब मेंशन किए जाते हैं पार्ट नंबर 1 में। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीधा पार्ट नंबर 1 में जाइए, इनकम टैक्स के रेट में जो भी चेंजेस होंगे वो सब आपको यहाँ पर मेंशन एक जगह पर हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या होता है? स्पेसिफाई द रेट एट विच टीडीएस इज डिडक्टेबल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर।
टीडीएस एक टाइप का एडवांस टैक्स होता है जो डिडक्टर को काटना पड़ता है डिडक्टिव के लिए। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी मान लीजिए इट्स जस्ट लाइक अ एडवांस टैक्स। तो टीडीएस किन किन चीजों पर लगेगा, उसके क्या क्या सेक्शंस होंगे, क्या क्या रेट होंगे, क्या क्या प्रोविजन होंगे, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है वो आपको पार्ट 2 के अंदर आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 में क्या लिखा जाता है, स्पेसिफाई द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। पार्ट 3 के अंदर सैलरी से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस आते हैं, लाइक एनपीएस वगैरह को जैसे इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह, सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, इस तरीके से कोई भी चेंज अगर सैलरी हेड के अंदर आते हैं तो सारे के सारे वो पार्ट 3 के अंदर मेंशन होते हैं। कोई भी अलाउंस है, कोई भी एचआरए है, कोई भी परक्विजिट्स है, सैलरी से रिलेटेड कोई भी चेंज आता है, सैलरी का एक हेड ऑफ इनकम है, हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो पार्ट 3 में आता है। और साथ के साथ पार्ट 3 में एक चीज और आती है, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ दिए होते हैं, पार्ट 3 में, कि एडवांस टैक्स जो होता है 15 जून को 15% जमा कराना होता है, फिर आपको 15 सितंबर तक 45% कराना होता है, 15 दिसंबर तक 75% कराना होता है, और 15 मार्च तक 100% जमा कराना होता है। तो ये जो रेट या डेट या जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं इनके रिटर्न्स वगैरह के, वो सब पार्ट 3 के अंदर मेंशन किया जाता है। यानी पार्ट 3 में सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं और एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 स्पेसिफाई द रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम लगाया जाएगा तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, मैं इसी चैप्टर में आगे सिखाऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे 5,000 तक की अगर है तो टैक्स नहीं लगेगा, बट 5,000 से ऊपर है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। पार्शियल इंटीग्रेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ये तीनों स्टेप आपके पार्ट नंबर 4 के अंदर गिवन है। यानी भविष्य में अगर भारत में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा तो वो किस कंप्यूटेशन, किस कैलकुलेशन के ऊपर लगेगा, वो सब पार्ट 4 के अंदर मेंशन किया गया है। ये सारा का सारा मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज फाइनेंस एक्ट। मैं कुछ और नहीं बता रहा बल्कि फाइनेंस एक्ट के बारे में ही आपको बता रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, क्या इनकम टैक्स में हर साल चेंज आता है? यस आता है। क्या पूरा इनकम टैक्स बदल देते हैं? आंसर इज नो। हम सिर्फ किस में चेंजेस करते हैं? फाइनेंस एक्ट में चेंजेस करते हैं। फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है? इनकम टैक्स के रेट वगैरह गिवन है। पार्ट 2 में क्या गिवन है? आपके टीडीएस वगैरह के रेट गिवन है। पार्ट नंबर 3 में सैलरी की कंप्यूटेशन और एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन रेट्स वगैरह गिवन है। पार्ट नंबर 4 में एग्रीकल्चर इनकम पे किस तरह से टैक्स लगा जाएगा, वो सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। अब बोलो क्लियर हुआ? तो बताइए इनकम टैक्स लॉ के कितने पार्ट पढ़ चुके? पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा इनकम टैक्स लॉ 1962, इनकम टैक्स रूल 1962, तीसरा डिफरेंट कोर्ट केसेस, नंबर 4 फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल। अब 5वां पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड 6th है आपका नोटिफिकेशन। देखिए सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर होता है कि जैसे फाइनेंस एक्ट आया तो फाइनेंस एक्ट में ना, अब निर्मला सीतारमण जी ने जब अपनी स्पीच पढ़ी तो जो सीबीडीटी में काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं या काम करने वाले लोग हैं वो उनकी स्पीच से वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि निर्मला सीतारमण इस पॉइंट पे क्या बोलना चाहती थी। उन्होंने हेडिंग बोल के बात खत्म कर दी बट उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही। तो ऐसे में क्या होता है, डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी सीबीडीटी है, तो सीबीडीटी अपने डिपार्टमेंट्स को सर्कुलर इशू करती है सो दैट उस पॉइंट को लेकर डिपार्टमेंट खुद ही क्लैरिफाई हो पाए कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो जो सर्कुलर्स होते हैं वो कौन इशू करता है? वो सीबीडीटी इशू करता है अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए। ये आम जनता के लिए लागू नहीं होते, ना उनके लिए ये एप्लीकेबल होते हैं, बट हाँ आप उन्हें देख सकते हो, बट ये आपके लिए नहीं होते। वो डिपार्टमेंट के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके रिगार्डिंग किया जाता है ताकि डिपार्टमेंट प्योरली चीज को समझ पाए। सर्कुलर issued by the Central Board of Direct Tax on time to time to deal with certain specific problem, only department is bound। एक certain problem की clarification के लिए डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी क्या इशू करता है? सर्कुलर, और जो डिपार्टमेंट के ऊपर बाउंड होता है जनरल पब्लिक के ऊपर बाउंड नहीं होता। एंड नंबर 6 इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? जब एक्ट बन जाता है तो ऐसा नहीं होता एक्ट बन जाने के बाद तुरंत वो एप्लीकेबल हो जाए, उसको एप्लीकेबल करने में एक समय लगता है और वो जिस दिन से एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट को उसकी सूचना जनरल पब्लिक को देनी पड़ती है, और जब वो सूचना दी जाती है तो उसी सूचना को बोला जाता है नोटिफिकेशन। याद करो वो दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बोला था कल रात 8 बजे से आपके 1000 के 500 के नोट
कागज के बराबर हो जाएंगे। और अब भारत में इंट्रोड्यूस होगा नए टाइप के नोट 500 के और 2000 के, अब वो लीगल टेंडर में नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो जैसे उन्होंने बोला इट मींस उन्होंने नोटिफाई किया कि ये नोट अब कागज के टुकड़े बन चुके हैं। बट हाँ, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल में ये नोट अभी भी चलेंगे अगले 10-15 दिन तक के लिए। दिस इज व्हाट, दिस इज नोटिफाइड टू द जनरल पब्लिक दैट कि उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स के अंदर जब सरकारें ये नोटिफाई कर देती है ये रूल कब से और कितने लोगों पर एप्लीकेबल है, तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है टू गिव इफेक्टिव टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, की जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है वो आपके लिए कब से, किस दिन से इफेक्टिव हो रहे हैं, ये सब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थ्रू नोटिफिकेशन। आपको बता दूं इनकम टैक्स लॉ इतना बड़ा है, इतना बड़ा। सर कितना बड़ा? फ्रेम में नहीं आ रहा, ये लो। इसके अंदर क्या क्या शामिल है बताओ? इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या शामिल? सर सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट शामिल है, दूसरा इनकम टैक्स रूल 1962 शामिल है, तीसरा कोर्ट केस, चौथा फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल, पांचवा नोटिफिकेशन, छठा सर्कुलर। इन 6 चीजों को जोड़कर बनता है इनकम टैक्स लॉ। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इनकम टैक्स एक्ट तो छोटा होता है, इनकम टैक्स लॉ एक वाइडर टर्म होती है। बोलो क्लियर है? तो इनकम टैक्स लॉ के ये सारे कंपोनेंट है। और आप अगर मेरे साथ पूरी क्लासेस लोगे, सारी की सारी क्लासेस, मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ाऊंगा, डिफरेंट कोर्ट केसेस जो आएंगे उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और जो भी फाइनेंस एक्ट से रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, हर एक चीज हम अपनी क्लासेस के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम जो बुक लेकर चल रहे हैं वो सीए इंटर की बुक लेकर चल रहे हैं। ये रही लेटेस्ट बुक मई 2024 के लिए और नवंबर 2024 के लिए हम इसी बुक को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? और इस बुक की एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन के भी तो भी दिक्कत नहीं है, इस लेवल की पढ़ाई करोगे तो मजा ही एक अलग आएगा, ठीक है? चलिए अब आप मुझे बताओ आज की क्लास समझ आई? एक काम करें, क्विकली रिवाइज कर लें सारी चीज़ों को। ये सर एक जल्दी से एक हमें छोटी सी रिवीजन दे दो सो दैट पूरी क्लास हमारी रिवाइज हो। चलो 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 आओ इधर आओ, रिवाइज करते हैं, ठीक है? हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टैक्स। टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई जाती है जनरल पब्लिक के ऊपर, और कोई इंसान इसको देने से मना नहीं करता क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में करती है। पॉइंट नंबर 2, टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर आप अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब ये जिसके ऊपर लगाया जाता है ये उसी के ऊपर बाउंड होता है और इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जहां पर आप अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जिसके ऊपर लगाया गया है वो इस बर्डन को आगे भी शिफ्ट कर सकता है, और ऐसे ही टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारा रिग्रेसिव नेचर का नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि अगर इनकम कम है आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इनकम ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टैक्स आपको वहां देना पड़ेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा रिग्रेसिव नेचर का होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको टैक्स बराबर रेट से देना पड़ेगा, इसीलिए वो कैसा होता है? रिग्रेसिव नेचर का होता है। बोलो क्लियर है? एग्जांपल्स की अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो वो होता है हमारा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और आपका हो गया कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? डायरेक्ट टैक्स के। जबकि दूसरी तरफ आपके इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स पुराने वाले, और एक्साइज ड्यूटी। ये इसके एग्जांपल हो गए किसके? इनडायरेक्ट टैक्स के। फिर हमने अपने पास क्या पढ़ा था? हमने अपने पास पढ़ा था इसके बाद कि कोई भी जब रूल बनाया जाता है, कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन से नहीं बनाया जाता है, और जो सुप्रीम पावर है वो किसको दी गई है? हमारे भारत के संविधान को दी गई। क्योंकि संविधान के, अब पहली बार संविधान जो होता है वो कितने समय में बनकर तैयार हो भारत का? पहले तो भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान था, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया, ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, उनकी अध्यक्षता में बनाया, वो चेयरपर्सन थे उसके, ठीक है? अब जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसके आर्टिकल नंबर 265 में लिखा था कोई भी टैक्स, कोई भी लॉ मेरी मंजूरी के बिना नहीं बनेगा। तो आर्टिकल 265 के बिना कोई लॉ बन ही नहीं सकता। फिर आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी थी। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट थी,
लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट थी, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट थी। लिस्ट 1 में जो मैटर्स लिखे गए थे उनसे रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था, जिसमें आपकी 97 एंट्रीज थी और उसके अंदर एंट्री नंबर 82 में बोला गया था कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी कलेक्शन भी वही करेगी। दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट में लिखे हुए मैटर्स से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको था? स्टेट गवर्नमेंट को था। और इसके अंदर एंट्री नंबर 46 अगर आपको याद होगा तो किसके लिए था? अल्कोहल के लिए था। तीसरी तरफ हमारे पास क्या थी? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 के थ्रू लगाया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद फिर हमने अपने पास क्या पढ़ा? हमने अपने पास ये पढ़ा कि जो इनकम टैक्स लॉ होता है वो काफ़ी वाइडर टर्म होता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट कवर होता है 1961 का, जो बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। फिर दूसरा होता है इनकम टैक्स रूल 1962 जो बताता है हाउ टू डू, कि काम को कैसे करना है। फिर हमारे पास आती है नोटिफिकेशन जो कि इशूड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सर्कुलर जो कि इशू किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। फिर हमारे पास आता है डिफरेंट कोर्ट केसेस, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉज आ जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट के डिसाइड किए हुए केसेस को ही हम रूल बना देते हैं। और फिर आता है हमारा फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल जो हर साल पेश किया जाता है। इन पांचों को अगर हम मिला दें या 6 चीज़ों को अगर मिला दें तो बनता है इनकम टैक्स लॉ। तो अब आप मुझे बताइए, आपको ये क्लास क्लियर हुई? क्लास नंबर 1 क्लियर है ना? इस क्लास को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप देखेंगे। फर्स्ट टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड में, सेकंड टाइम 2x पे या 1.75x पे देखेंगे, सो दैट आपको हर चीज़ क्या हो जाएगी? क्लैरिफाई हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल नोटिफिकेशन एट द टाइम। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।